पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे रोहन, समीर, नेहा और आयशा उस श्रापित बाग से बाल बाल बचकर निकलते थे। पुलिस को वहां कुछ नहीं मिला सिवाय उनके जूतों के निशानों के। लेकिन क्या वो सच में बच गए थे? कहा जाता है कि मूनलाइट प्ले पार्क से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता। अगर आप वहां से जान बचाकर निकलते हैं तो आप अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो धीरे धीरे आपकी रूह को अंदर से खोखला करने लगता है। उस घटना के ठीक एक हफ्ते बाद समीर अपने कमरे में अकेला सो रहा था। अचानक उसे अपने बिस्तर के नीचे वही आवाज सुनाई दी, चर चर। उसने घबराकर नीचे देखा तो वहां कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने शीशे में अपनी शक्ल देखी तो उसकी चीख निकल गई। उसके गले पर छोटे छोटे हाथों के नीले निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने उसे जोर से जकड़ा हो। समीर ने फौरन रोहन को फोन किया। रोहन की आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि आयशा पिछले 2 दिनों से गायब है और नेहा ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। वो बस एक ही बात रट रही है, वो खिलौना वापस मांगने आ रहे हैं। डरे हुए रोहन और समीर ने तय किया कि उन्हें उस पार्क का सच जानना ही होगा। वो शहर के उस पुराने लाइब्रेरी में गए और 1995 के अखबारों को खंगाला। वहां उनके एक बूढ़े आदमी का जिक्र मिला जिसका नाम था रघु काका। वो उस समय पार्क के चौकीदार थे। काफी मशक्कत के बाद वो शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रघु काका से मिलने हैं। काका की आंखें सफेद पड़ चुकी थी, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। रघु काका ने कांपते हुए कहा, तुम लोग वहां क्यों गए? वो पार्क बच्चों की मौतों से नहीं बना। वो पार्क बनाया ही गया था उन्हें कैद करने के लिए। रघु काका ने बताया कि 1995 में कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि उस पार्क का मालिक एक तांत्रिक था। उसने पार्क के झूलों को एक खास नक्षत्र से में लगवाना ताकि वो शहर के मासूम बच्चों की ऊर्जा सोख सके। हवा का तेज झोंका और रोने की आवाज आने लगी। वो झूला जिसे तुम हिलते हुए देख रहे थे, काका ने फुसफुसाते हुए कहा, वो झूला नहीं, एक दीवार है। जो भी रात के 2 बजे के बाद उसे झूले की रफ्तार देखता है, उसकी परछाई वहीं कैद हो जाती है। आयशा की परछाई अब उन बच्चों के पास है। अगर तुम उसे वापस नहीं लाए तो वो कभी लौट कर नहीं आएगी। अब रोहन और समीर के पास कोई रास्ता नहीं था। अपनी दोस्त आयशा को बचाने के लिए उन्हें उसी खौफनाक पार्क में दोबारा जाना था। रात के ठीक 2 बजे वो फिर से उस लोहे की दीवार के सामने खड़े थे। जैसे ही वो अंदर घुसे, उन्हें आयशा की आवाज सुनाई दी। वो पार्क के
सबसे ऊंची जंगल जिम लोहे के ढांचा के ऊपर बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और वो हवा में पैर हिला रही थी। समीर चिल्लाया, आयशा नीचे आओ, हम घर जा रहे हैं। आयशा धीरे से मुड़ी और एक ऐसी मुस्कान दी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उसने नीचे की तरफ इशारा किया। वहां रेत पर गीला फटा हुआ टेडी बियर पड़ा था, लेकिन इस बार टेडी बियर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसमें से एक इंसान जैसी हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी। अचानक पूरे पार्क के झूले एक साथ तेज रफ्तार में चलने लगे। गोल घूमने वाला जुआ इतनी तेज घूमने लगा कि उससे चिंगारियां निकलने लगी। तभी समीर ने देखा कि उसके पीछे खड़ा रोहन गायब है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन मिट्टी के अंदर धंसा हुआ था और छोटे छोटे काले हाथ उसे नीचे खींच रहे थे। समीर उसे बचाने भागा, पर तभी एक ठंडी आवाज उसके कानों के पास गूंजी। पकड़म पकड़ाई खत्म हुई, अब तुम्हारी बारी है। पार्क की लाइट्स एक पल के लिए जैसे और फिर जोरदार धमाके के साथ फट गई। अगली सुबह शहर के लोग जब उस पार्क के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि पार्क का गेट खुला हुआ था। अंदर सन्नाटा था, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अजीब थी वो थे पार्क के झूले। वहां 3 नए झूले लग चुके थे और उन झूलों पर लिखे थे 3 नाम, रोहन, समीर और आयशा। नेहा आज भी एक मेंटल हॉस्पिटल में है, जहां वो बस एक ही खेल खेलती है, दीवार पर उंगलियों से गिनना, 1 2 3 4। पूरे शहर में दहशत थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असली शैतान पार्क के अंदर नहीं बल्कि बाहर एक सफेद कमरे में बैठा था। मेंटल हॉस्पिटल के कमरा नंबर 404 में कैद नेहा, जो अब तक सिर्फ गिनती गिन रही थी, अचानक चुप हो गई। उसने दीवार पर अपने नाखूनों से एक चेहरा उकेरा और वो चेहरा किसी बच्चे का नहीं बल्कि उसी तांत्रिक का था जिसने 1995 में उस पार्क को श्रापित किया था। पुलिस और डॉक्टर समझ रहे थे कि नेहा सदमे में है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। नेहा की दादी उसी तांत्रिक की शिक्षा थी। नेहा उस रात अपने दोस्तों को यादें ताजा करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें भेंट चढ़ाने के लिए उस पार्क में ले गई थी। पार्क को 3 नई रूहों की जरूरत थी ताकि वो तांत्रिक दोबारा जन्म ले सके, और नेहा ने अपने ही दोस्तों को उस मौत के जाल में धकेल दिया। लेकिन एक चीज थी जो नेहा के प्लान में नहीं थी, धोखा। रूहें कभी किसी की सगी नहीं होती। रात के ठीक 3 बजे मेंटल हॉस्पिटल की लाइट टिमटिमाने लगी। वार्डन ने देखा कि नेहा के कमरे से बच्चों की खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी।
जब वार्डन ने अंदर झांका तो वहां का नजारा देख उसकी रूह कांप गई। नेहा हवा में लटकी हुई थी और उसके चारों तरफ 3 धुंधली आकृतियां खड़ी थी। रोहन, समीर और आयशा। उनकी आंखें गुंडों की तरह खाली थी और उनके शरीर से पार्क की वही गीली मिट्टी टपक रही थी। समीर की रूह ने नेहा के कान में फुसफुसाया, खेल अभी खत्म नहीं हुआ नेहा। तुमने हमें वहां छोड़ा, अब हम तुम्हें लेने आए हैं। अचानक नेहा गायब हो गई। अगली सुबह जब पुलिस उस बंद पड़े मूनलाइट प्ले पार्क पहुंची तो वहां का नजारा बदल चुका था। पार्क के बीचों बीच उस पुराने शीशों पर नेहा बैठी थी। उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी और वो पागलों की तरह हंस रही थी। उसके सामने वाले हिस्से पर वही फूटा हुआ गीला टेडी बियर रखा था। जैसे ही पुलिस ऑफिसर ने उसे छूने की कोशिश की, पूरे पार्क की जमीन फटने लगी। मिट्टी के नीचे से हजारों छोटे हाथ बाहर निकले और नेहा को नीचे खींचने लगे। नेहा चिल्लाती रही, मुझे माफ कर दो, मैंने वही किया जो उससे कहा गया था। लेकिन वहाँ माफी देने वाला कोई नहीं था, सिर्फ इंसाफ था, रूहों का इंसाफ। 20 मिनट के अंदर पूरा पार्क जमीन में धंस गया। जहाँ कभी झूले थे वहाँ अब सिर्फ एक बंजर मैदान बचा था। प्रशासन ने उस जगह पर क्रिकेट की एक मोटी परत चढ़ा दी और वहां प्रवेश वर्जित का बोर्ड लगा दिया। लेकिन शहर के लोग आज भी कहते हैं कि अगर आप उस क्रिकेट की जमीन पर कान लगाकर सुने तो नीचे से बच्चों के भागने और झूलों के चरचराने की दबी दबी आवाज आती है। नेहा, रोहन, समीर और आयशा, उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता। वो शायद अब उस दुनिया का हिस्सा है जहाँ दिन कभी नहीं निकलता।